इसके अतिरिक्त या तो कारावास या फांसी। मगध के भावी सम्राट पर उसने आक्रमण किया है और सभी लोग उसे राजद्रोह की दृष्टि से देख रहे हैं। और इस बार राज परिवार अशोक को क्षमा करने पर विचार नहीं करेगा, ये बात निश्चित है। किंतु सम्राट बिंदुसार उसे इतना बड़ा दंड नहीं देंगे। देख लीजिएगा, उन्हें अशोक बहुत प्रिय है। रक्त रक्त होता है। अशोक चाहे कितना भी प्रिय क्यों न हो, अपने पुत्र से तो बढ़कर नहीं है ना। और जब भी बात अपने पुत्र की रक्षा पे आती है, तब सम्राट अशोक का पक्ष नहीं लेंगे, समझी? देवी, आप पाकशाल के बाहर नहीं जा सकती। मुझे जाने दीजिए। अशोक से मिलना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। देवी, मुझे विवश मत कीजिए। मैं कर्तव्यबद्ध हूँ। आपकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हूँ मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ, बस एक बार, दूर से ही सही। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी, पता नहीं इन आरोपों से उसे कैसे मुक्ति मिलेगी, पता नहीं उसके साथ न्याय होगा भी या नहीं। मुझे जाने दीजिए, आपसे विनती करती हूँ, मुझे बस एक बार अशोक से मिलने दीजिए। इस समय उपयुक्त नहीं है, किंतु मैं प्रयास करूंगी। तुम्हें जीतने के लिए अगर हमें इस रिश्ते का सच सम्राट से भी कहना पड़ा ना, तो हम संकोच नहीं करेंगे। लक्ष्य का चूकना अर्थात एकाग्रता का अभाव, अर्थात इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राजमाता, मैं समझती हूँ कि हमारे इस संबंध का आधार प्रेम नहीं, समझौता है, राजनैतिक गठबंधन। किंतु ऐसे वैवाहिक जीवन में अगर दाम्पत्य सुख बना रहे, उसमें कोई बुराई तो नहीं ना। मैं जब से यहाँ आई हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे राजकुमार जस्टिन मेरे समीप होकर भी मेरे समीप नहीं है। ऐसी कोई दूरी है जो अभी तक तय नहीं हुई। यदि वो दूर है तो तुम समीप चली जाओ। तुम जैसी आकर्षक संपन्न स्त्री के लिए किसी भी पुरुष के हृदय पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिए। मुझे नूर को रोकना ही होगा। राजकुमारी, आप ये आप आपको और अच्छे से जानने का छोटा सा प्रयास। मेरी बात सुनिए। आप देखिए, मैं कृतज्ञ होना चाहिए तुम्हें कि ये तलवार तुम्हारी रक्त से रंगे बिना नीचे गिर पड़ी। समझाया था ना तुम्हें, वो हमारा पुत्र है, अग्निशिखा उसकी होने वाली पत्नी,
और हम उन दोनों के सुखी दाम्पत्य की कामना करते हैं। और हमारी कामना में जो भी बाधा बनेगा उससे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। और सबसे विचित्र बात क्या है जानती हो? हमें केवल सम्राट बिंदुसार को बताना होगा कि उसके पीठ पीछे तुम इतने वर्षों से क्या करती रही हो। उसके पश्चात तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों ये भवन में तो क्या, पूरे मगध की सीमा के बाहर में अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रह जाओगे। क्या दशा बना दी है उसने मेरे पुत्र की। उसकी धृष्टता तो देखो। ये घाव नहीं, अपमान है मेरे रक्त का, मौर्य वंश के रक्त का। और अशोक को इसका मूल्य चुकाना ही होगा। तो ये निश्चित है कि प्रतियोगिता के समापन होते होते हम विवाह की तैयारियां आरंभ करेंगे। बस सम्राट, अब सहन नहीं होगा। क्या हुआ सुशीम को? क्या हुआ ये पूछिए कि किसने किया। महारानी शांत, आप शांत होकर मुझे बताइए क्या हुआ। शांत हो जा। मेरे पुत्र के प्राण लेने के लिए कोई उस पर आक्रमण करता है और मैं शांत हो जाऊं। मेरी शांति तभी संभव है जब आप उस अशोक को बुलाकर इस दुष्टता के लिए कड़े से कड़ा दंड देंगे। अशोक ने सुशीम पर आक्रमण किया, ये कैसे संभव है? देखा मां, मैंने आपसे कहा था पिताजी महाराज हमारी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। किंतु पिताजी महाराज, इस बार सर्व छात्र साक्षी है। सब ने देखा है किस प्रकार अशोक भाला लेकर आया, किस प्रकार उसने वो भाला मेरी गर्दन पे रखा, और जब मैंने बचने का प्रयास किया किस प्रकार उसने मुझ पे प्रहार किया। अशोक ने भाला और तुम पर? यही होता है जब आप किसी को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। आप ही वापस लाने गए थे ना अशोक को। आप ही ने उसकी मां और उसे इतना सम्मान दिया था, किंतु उसने अपनी कृतज्ञता ऐसे व्यक्त की। सम्राट, इससे सिद्ध होता है कि अशोक का स्थान राज के विद्यालय में नहीं है। वो इसके योग्य ही नहीं है। सभी को स्पष्ट हो चुका है। केवल एक आप ही है जो उसकी दुष्टता को क्यों नहीं देख पा रहे। महारानी, अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए। यदि आपको विश्वास है कि उनके पुत्र के साथ अन्याय हुआ तो उस पे उचित ढंग से कार्यवाही हो। और यदि सम्राट ने अशोक को राजकीय विद्यालय भेजा तो निश्चित रूप से कुछ सोचा होगा। सम्राट को किसी भी निर्णय पर इस प्रकार प्रश्न उठाना आपको शोभा नहीं देता। मैं सम्राट के निर्णय पे प्रश्न नहीं उठा रही हूं। मैं प्रश्न उठा रही हूं कि जब स्पष्ट है कि वो एक सर्प है जो कभी भी किसी को भी डस सकता है, तो फिर सम्राट अपना निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे।
मगध के भावी सम्राट पर आक्रमण और फिर भावी सम्राट कौन है, इसकी घोषणा अभी हुई नहीं है। सुशीम अशोक पर बहुत बार अत्याचार कर चुका है, हम सब देख चुके हैं। हो सकता है कि किसी ने अशोक को उकसाया हो। सम्राट, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मौर्य वंश का ऐसा अपमान करने के लिए अशोक को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। केवल निष्कासित करना पर्याप्त नहीं। मुझे आश्चर्य हो रहा है सम्राट, अशोक जैसा एक सुलझा हुआ बालक राज परिवार के किसी एक सदस्य पर प्राणघातक आक्रमण करता है। सम्राट, इस विषय में जांच करने की अनुमति मैं आपसे मांग रहा हूं। यदि इस विषय में अशोक दोषी है तो उसे अवश्य दंड मिलना ही चाहिए। यदि दोषी पाया गया, इसका क्या अर्थ है आचार्य? सभी ने सुना, सभी ने देखा, क्या ये पर्याप्त नहीं? मुझे नहीं लगता कि इसमें जांच की कोई आवश्यकता है। हमें उसका अपराध ज्ञात है, अब सीधे दंड की घोषणा होनी चाहिए। आप जो भी कह रही हैं, मैं उससे सहमत हूं महाराज। अशोक को दंड मिलना चाहिए, किंतु यह घटना राजकीय विद्यालय में हुई है और इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल श्रेष्ठाचार्य को ही है। और जो भी उनका निर्णय होगा मुझे स्वीकार्य होगा। यदि श्रेष्ठाचार्य ने अशोक को राज विद्यालय से निष्कासित कर दिया तो वह केवल अशोक ही नहीं, मगध के भी हित में नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है कि अशोक ने राजकीय विद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है। स्वयं आचार्य आक्रामक उसे दंड दे चुके हैं। ये सत्य है, मैंने दंड दिया उसे, किंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अशोक में लगन है, सीखने की, शिक्षा प्राप्त करने की, प्रशिक्षित होने की। ये वही बालक है जो मेरे द्वारा दिए गए दंड अनुसार दौड़ता रहा, यहां तक कि स्वयं सम्राट की बात करने पर रुका तक नहीं, केवल इसीलिए क्योंकि वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से यह उदाहरण पर्याप्त है अशोक को समझने के लिए। हाँ, यह भी सत्य है कि प्रमाण उसके विरुद्ध है, किंतु पूर्ण सत्य क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा और निष्पक्षता से ही प्रमाणित हो पाएगा कि दोष किसका कितना है। दोष तो अशोक का ही है। यदि उसे कोई समस्या थी तो उसने हमसे चर्चा क्यों नहीं की? ये दिखाता है कि वो स्वयं को सबसे ऊपर समझता है। मेरा तो मत है कि अशोक को इसी क्षण राजकीय विद्यालय से निष्कासित किया जाए। आचार्य श्रेष्ठ, हमारी शिक्षा प्रणाली का परीक्षण है कि क्या हम आचार्यों में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतना सामर्थ्य है इसके द्वारा एक साधारण से बालक को परिवर्तित कर उसे भी मगध के दायित्व को संभालने योग्य बनाया जा सकता है। तो अब राजकीय विद्यालय में राजवंशियों से अधिक साधारण बालकों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है। आचार्य, अभी तक तो ये योजना नहीं थी, किंतु आप कह रहे हैं तो लग रहा है यदि ऐसा हो तो उसमें लाभ मगध का ही। असत्य तुम कहना नहीं चाहते हो, पिताजी महाराज का उपकार लेना नहीं चाहते हो, भ्राता सुशीम से क्षमा मांगना नहीं चाहते हो। इनके अतिरिक्त मुझे तो और कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही है। कोई ना कोई मार्ग अवश्य आएगा, हम सोच कर देखते हैं, उपाय अवश्य मिलेगा। उपाय है।
उपाय अवश्य मिलेगा। मेरे पास उपाय है। क्षमा करिए आचार्य, मैंने भूल की है और उसका जो भी दंड है मैं उसे भुगतने के लिए तत्पर हूं। किंतु पुत्र, अपराध के स्वरूप पर ही दंड निर्धारित होना चाहिए। यदि अपराध क्षुद्र हो तो उसकी तुलना में दंड अधिक नहीं होना चाहिए। यदि दंड अधिक हो तो वो भी अन्याय है। आचार्य, मैं एक साधारण माता का साधारण पुत्र हूं, कोई राजपुत्र नहीं। इसलिए मुझे जो भी दंड मिलेगा वो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। साधारण अथवा सामान्य मनुष्य की शक्ति का न्यूनतम आकलन कभी नहीं करना चाहिए पुत्र, कभी नहीं। वह मनुष्य भी साधारण और सामान्य ही है, जो अपना स्वेद और रक्त बहाकर अन्न का उत्पादन करता है और उसी अन्न से राज परिवारों का पोषण होता है, राज परिवारों का पेट भरता है। और पुत्र, ये लक्ष्य में रहे, सामान्य मनुष्य के स्वेद और रक्त बहने पर ही किसी भी राष्ट्र का उत्थान होता है। यदि सामान्य मनुष्य निरंतर अन्याय ही सहता जाएगा तो कोई भी सामान्य मनुष्य अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस कभी नहीं जुटा पाएगा। और पुत्र, स्मरण रहे, किसी भी राष्ट्र का सामान्य मनुष्य यदि निरंतर अन्याय ही सहता जाएगा तो उस राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं होगा। वर्षों पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त जब भारतवर्ष के सम्राट नहीं बने थे, वो भी एक सामान्य मनुष्य ही थे। तब मातृभूमि के संघर्ष के लिए उनके समक्ष ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई थी। मगध के सम्राट धननंद ने सम्राट चंद्रगुप्त को बंदी बनाया था और कहा कि यदि सम्राट चंद्रगुप्त धननंद से क्षमा मांगते हैं तो वो चंद्रगुप्त को मुक्त कर देंगे। और चंद्रगुप्त जानते थे कि धननंद का यह क्षमा प्रार्थना का प्रस्ताव केवल चंद्रगुप्त को लज्जित करने के लिए ही दिया गया था। फिर क्या क्या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने? सम्राट चंद्रगुप्त ने धननंद को मल्ल युद्ध करने का आह्वान दे दिया और सम्राट चंद्रगुप्त ने कहा, यदि धननंद मल्ल युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त का पराभव करेगा तो वो धननंद की हर बात मानने के लिए तत्पर है। और ये भी कहा कि यदि चंद्रगुप्त इस मल्ल युद्ध में विजयी होते हैं तो धननंद उन्हें मुक्त कर देगा। धूर्त धननंद ने सम्राट चंद्रगुप्त के इस आह्वान को एक सामान्य मनुष्य का आह्वान समझकर स्वीकार कर लिया। और परिणाम क्या हुआ ये तो संपूर्ण भारतवर्ष जानता है पुत्र। स्मरण रहे अशोक, ये वो भूमि है जहां एक सामान्य मनुष्य भी भारतवर्ष का सम्राट बन सकता है। और सामान्य बालक की शक्ति और सामान्य बालक का सामर्थ्य क्या होता है वो मुझसे अधिक कोई नहीं जानता पुत्र। इसीलिए ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूं। तुम्हें कौन से मार्ग को स्वीकार करना है वो तुम्हारा निर्णय होगा पुत्र। तुम स्वतंत्र हो। कल्याणमस्तु पुत्र। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर सोच लें। मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद लौटना असंभव हो जाएगा। राजकुमारी अग्निशिखा की छोटी बहन अंकारा राजकीय विद्यालय में है। यदि किसी ने पूछ भी लिया तो मैं कह दूंगी कि आप उनकी दासी हैं और उनके लिए आहार लेके जा रही हैं। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा, राजकीय विद्यालय जाके आप अशोक के समीप नहीं जाएंगे। होशियारी से पहरा दो।
लापरवाही नहीं करना। सुनो, कहां जा रही हो? क्या है इसमें? ये उज्जैन की राजकुमारी के लिए। जाओ। सुनो, थोड़े मेरे कक्ष में भी पहुंचा देना। अच्छे बने। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, किंतु मैं नहीं थकूंगा। सत्य? जी, और आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आपकी मुस्कुराहट देखकर मेरी थकान स्वतः मिट जाती है। वैसे ये बात कितनों से कह चुके हैं आप? विश्वास कीजिए, आपसे पहले किसी ने भी सुशीम को इतना प्रभावित नहीं किया। झूठ इतना नहीं बोलना चाहिए कि वो सत्य का भ्रम ही तोड़ दे। मैं एक दिन आपको विश्वास दिला दूंगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। जब वो दिन आएगा तब बात करेंगे। अभी ये बताइए कि क्या करना है। जो आप चाहें। एक चुनौती स्वीकार करना कैसा रहेगा?